नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसएनडी सोशियोलॉजी क्लासेस पर। मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि यूपी पीजीटी का पेपर अब 1 महीना से भी कम बचा है और 1 महीना बचा हुआ है और आप लोगों की तैयारी ज़ोरों शोर से चल रही होगी। हम लोग इस चैनल पर यहाँ यूपी पीजीटी जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर जहाँ जहाँ भी एक सब्जेक्ट रूप में समाजशास्त्र का पेपर होता है, वह चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, जेट का हो, सेट का हो या स्टेट का हो या पीजीटी की हो, वहाँ हर हर तैयारी यहाँ पे लगभग कराई जा रही है। क्योंकि प्रश्न तो वही आने हैं, तो आप लोग वहाँ से उसे देख लीजिए क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है तो वही प्रश्न आएंगे। तो हम लोग आज सीरीज अब जो शुरू किए हैं वह है यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर का 2021 का यह प्रश्न है। हम लोग एक पार्ट इसमें 30 क्वेश्चनों का देख चुके हैं, आज दूसरा पार्ट देख रहे हैं। दूसरा पार्ट इस वीडियो में देख रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी है ए.आर. देसाई, ऑप्शन डी है जी.एस. कुरियन। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, योगेंद्र सिंह। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक योगेंद्र सिंह हैं। योगेंद्र सिंह हैं वह आधुनिक समाजशास्त्री हैं, भारत के आधुनिक समाजशास्त्री हैं। इन्होंने पुस्तकें और लिखी थी। अन्य प्रमुख कृतियाँ इनकी हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, नॉलेज टू विजडम, आइडियोलॉजी एंड थियरी इन इंडियन सोशोलॉजी, सोशल इनइक्वालिटीज इन इंडिया। इस तरह की कुछ पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। योगेंद्र सिंह से प्रश्न हमेशा आता रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए है स्थायित्व, ऑप्शन बी है सतहीपन, ऑप्शन सी है गुमनामी, ऑप्शन डी है व्यक्तिवाद। तो इसमें ऑप्शन ए है, ये 4 दिए थे, स्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी और व्यक्तिवाद। ऑप्शन ए है लुईस विर्थ, ऑप्शन बी है सी मार्शल, ऑप्शन सी है एलिन रॉस और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, लुईस विर्थ जो है इन्होंने नगरवाद की 4 विशेषताएं बताई थीं, स्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी और व्यक्तिवादी। लुईस विर्थ ने नगरीय जीवन को परिभाषित करते हुए कहा था, नगरीयता एक जीवन विधि है। यह कहना था लुईस विर्थ का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है पाल एहरलिच, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है माल्थस, ऑप्शन डी है ड्यूमा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, माल्थस। पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक पाल एहरलिच हैं। ऑप्शन ए सही है, पाल एहरलिच, सॉरी माल्थस नहीं होगा, क्योंकि माल्थस की पुस्तक थी 1798 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। पॉपुलेशन कुछ ऐसा ही इन्होंने नाम लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। केशकत्व की अवधारणा दिया था ड्यूमा ने। हम आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, किसने सामाजिक समूहों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन ए पहला है संख्यांकीय समूह, दूसरा है सहयोगी समूह, तीसरा है सामाजिक समूह, चौथा है समिति संबंधी समूह। ऑप्शन ए है डेविस, ऑप्शन बी है ब्रिस्टेड, ऑप्शन सी है जॉनसन, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, मैक्स वेबर। ऑप्शन बी सही होगा, ब्रिस्टेड। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ब्रिस्टेड जो है इन्होंने समूहों को 4 भागों में बांटा, संख्यांकीय समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह और समिति संबंधी समूह। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए है दुर्किम, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है स्पेंसर, ऑप्शन डी है अगस्त्याम। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, अगस्त्याम। विज्ञानों के वर्गीकरण की अवधारणा अगस्त्याम ने दी है। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में विज्ञानों का सोपानक्रम निम्न प्रकार प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए है, पहला इसमें गणित शास्त्र, दूसरा खगोल शास्त्र, तीसरा भौतिक शास्त्र, चौथा रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र, पांचवा प्राणी शास्त्र जिसे जीव विज्ञान कहते हैं और छठा समाजशास्त्र है।
इसको इन्होंने पॉजिटिव फिलॉसफी जो 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी पुस्तक 1930 से 42 तक, उसी पुस्तक में इस अवधारणा को उन्होंने दिया था। इसके आगे जब अगस्त्याम्फ ने समाजशास्त्र शब्द 1838 में दिया था, 1838 में दिया था, इसलिए समाजशास्त्र का जनक अगस्त्याम्फ को माना जाता है। इसलिए अगस्त्याम्फ को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। इससे पहले 1922 में इन्होंने सोशल फिजिक्स, इस विषय के लिए सोशल फिजिक्स शब्द दिया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है डी एन मजूमदार, ऑप्शन बी है डी एन धनाग्रे, ऑप्शन सी है दीपांकर गुप्ता और ऑप्शन डी है ए आर देसाई। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ए आर देसाई। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया ए आर देसाई की पुस्तक है। देसाई की अन्य कृतियां हैं निम्न है। इसमें पहली पुस्तक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1946, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया 1959, 1969 रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन, अर्बन फैमिली एंड फैमिली प्लानिंग इन इंडिया। यह ए आर देसाई की प्रमुख कृतियां हैं। आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित है? ऑप्शन ए है मानवतावादी और उदारवाद, मानवतावाद और उदारवाद। दूसरा है मानवतावाद और भौतिकवाद। ऑप्शन सी है मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद, और ऑप्शन डी है तर्क बुद्धिवाद और भौतिकवाद। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मानवतावाद एवं तर्क बुद्धिवाद। इसको हम लोग देख लेते हैं। जो योगेंद्र सिंह है, इन्होंने, मैं शुरू में ही बताया कि योगेंद्र सिंह से बहुत प्रश्न आता है। योगेंद्र सिंह चारनूखेड़ा गांव का अध्ययन किए थे। इसके आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए है जी एस गुरिये, ऑप्शन बी है केतकर, ऑप्शन सी है पार्सन्स, ऑप्शन डी है मजुमदार। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, मजुमदार। जो मजुमदार है, इन्होंने जाति एक बंद वर्ग है के रूप में देखा था। जाति एक बंद व्यवस्था है, यह मैक्स वेबर ने देखा था, इसे मैक्स वेबर ने देखा था। उसके आगे जो मजुमदार हैं, इन्होंने असंस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी, असंस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए है माल्थस, ऑप्शन बी है फ्रायड, ऑप्शन सी है के डेविस और ऑप्शन डी है मैकाइवर। तो यह ऑप्शन ए सही है, माल्थस। माल्थस ने कहा कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। जैसे 2 4 8 16 32 64 इस तरह से यह गुणनफल में बढ़ती है। लेकिन जो जीवन निर्वाह की सामग्री होती है वो गणितीय अनुपात में, जैसे 1 के बाद 2, 2 से 3, 4, 5 इस तरह इन्होंने अध्ययन करते हुए जनसंख्या का कहा था कि अब 25 सालों में किसी देश की जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। किसी भी देश की जनसंख्या 25 सालों में दोगुनी हो जाती है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है संस्कृति को इंद्रियपरक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए है स्पेंसर, ऑप्शन बी है पेरेटो, ऑप्शन सी है सोरोकिन, ऑप्शन डी है मार्क्स। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सोरोकिन। सोरोकिन ने संस्कृति को इंद्रियपरक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूपों में वर्गीकृत किया है। तो सोरोकिन ने संस्कृति को 3 भागों में बांटा था, इंद्रियपरक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति एवं आदर्शात्मक रूपों में वर्गीकृत किया। उनके अनुसार परिवर्तन सांस्कृतिक दशाओं के बीच उतार चढ़ाव है। उतार चढ़ाव की यह प्रक्रिया विचारात्मक और इंद्रियपरक संस्कृतियों के बीच चलती ही रहती है। परिवर्तन के दोनों छोरों के बीच आदर्शात्मक संस्कृति है, जो इन दोनों के समन्वित अर्थात भौतिक एवं आध्यात्मिक आदर्शों के निश्चित रूप को प्रकट करती है। और जो इनका सिद्धांत था वह था सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में यह चक्रीय सिद्धांत दिए थे, जिसे उतार चढ़ाव का सिद्धांत, दोलन के गति का सिद्धांत
भी कहते हैं। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अपने किन पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ऑप्शन बी है फॉकवेज, ऑप्शन सी है सोशल कंट्रोल और ऑप्शन डी है सोशोलॉजी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। 1902 में यह पुस्तक लिखी गई थी और यह पुस्तक कूले की है। इसी पुस्तक में उन्होंने सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किया था, सिद्धांत दिया था। फोकेज जो पुस्तक है वह समनर की पुस्तक है। इसमें संस्था शब्द का व्याख्या किया गया है। आगे जो सोशल कंट्रोल है यह है एडी रॉस ने सामाजिक नियंत्रण शब्द 1901 में सर्वप्रथम इसी पुस्तक में दिया था। जो सोशोलॉजी पुस्तक है यह बीर स्ट्रीट की पुस्तक है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? मैं कल इसे बताया था। ऑप्शन ए है लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है लखनऊ विश्वविद्यालय। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, लखनऊ विश्वविद्यालय। बाकी ऊपर के जो 3 विश्वविद्यालय हैं वह एक और याद कर लीजिए, जो ऊपर के 3 विश्वविद्यालय हैं वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी या केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। बाकी लखनऊ विश्वविद्यालय, यह भी लखनऊ में भी 2 यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल है और एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। आगे हम प्रश्न इसमें आगे देखते हैं कब हुआ था। उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। 1921 में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र को मान्यता प्रदान की गई तथा समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष राधाकमल मुखर्जी को बनाया गया। यानी कि जब लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय पढ़ाना शुरू किया गया तो उस समय समाजशास्त्र विभाग के जो अध्यक्ष थे वह थे राधाकमल मुखर्जी। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा निम्नांकित में से किसने दी है? ऑप्शन ए है एच.एम. जॉनसन, ऑप्शन बी है पार्सन्स, ऑप्शन सी है आर.के. मर्टन, ऑप्शन डी है कूले। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, आर.के. मर्टन। प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा मर्टन ने दी है। भविष्य में आने वाली स्थिति के लिए पहले से अभ्यास या तैयारी करना या उन विचारों को सीखना प्रत्याशी या पूर्वाभ्यासी समाजीकरण कहलाता है। जैसे विवाह पूर्व किसी लड़की द्वारा खाना बनाना सीखना। इसे मर्टन ने संदर्भ समूह इसे सापेक्षिक वंचना के आधार पर दिया था, सापेक्षिक वंचना के आधार पर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सामाजिक स्तरीकरण है समाज का। ऑप्शन ए है पेशागत विभाजन, ऑप्शन बी है भाषागत विभाजन, ऑप्शन सी है सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन और ऑप्शन डी है क्षेत्रीय विभाजन। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन। जो सामाजिक स्तरीकरण है समाज का सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन है। यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कुछ मान्यता प्राप्त सामाजिक मूल्यों के अनुसार समाज अनेक उच्च एवं निम्न समूहों में विभक्त हो जाता है, परंतु यह समूह कार्यात्मक रूप से एक दूसरे के सहयोगी होते हैं और अपने अपने कार्यों द्वारा सामाजिक व्यवस्था को दृढ़ बनाने में योगदान देते हैं। 45वां प्रश्न है और आज का 15वां प्रश्न है। इसे देख लेते हैं सामाजिक स्तरीकरण को थोड़ा। जो सामाजिक स्तरीकरण है इसको सबसे पहले भूगर्भ शास्त्र से इसे लाया गया था। समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र से आया था। समाजशास्त्र में इसको लाने का श्रेय सामाजिक स्तरीकरण को जाता है। वह है सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत जो दिया था वह डेविस मूर ने दिया था। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत डेविस मूर ने दिया था। संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स ने दिया था एवं डेविस और मूर का किसी ने कड़ी आलोचना की थी तो वह थे ट्यूमिन। पार्सन भी सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत वेत्ता है, ट्यूमिन भी प्रकारवादी सिद्धांत वेत्ता है, डेविस मूर तो है ही। इस तरह से इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी है 1961, ऑप्शन सी है 1954, ऑप्शन डी है 1957। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 1961। दहेज निरोधक अधिनियम जो है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में पारित हुआ था। इस अधिनियम द्वारा दहेज लेना और देना दोनों प्रतिबंधित है।
बाद में अधिनियम की कमियों को दूर कर दहेज रोक संशोधन कानून 1984 2 अक्टूबर 1985 को लागू कर दिया गया एवं इसके बाद 1986 में भी इसमें संशोधन किया गया। 2 बार इसमें संशोधन किया गया था। दहेज के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, दहेज के बारे में ज़्यादा बताना नहीं है। दहेज लेना एवं देना दोनों गैर कानूनी है, लेकिन जो अगर हम गिफ्ट के तौर पे दे देते हैं उसे दहेज नहीं कहा जाएगा, दहेज नहीं कहा जाता है और वह स्त्री धन के रूप में माना जाता है, स्त्री धन के रूप में माना जाता है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अभी मैं बताया हूँ ऊपर जस्ट। ऑप्शन ए है कूले, ऑप्शन बी है डेविस, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है वेबर, ऑप्शन डी है वेबर। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, डेविस। सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत डेविस एवं मूर ने प्रतिपादित किया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपने लेख सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में किया था। सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मर्डाक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं? ऑप्शन ए है 31, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन डी है 34। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 33। मर्डाक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत 33 प्रकार के नातेदार आते हैं, जबकि प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत 8 और तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत 151 प्रकार के नातेदार आते हैं। यह मर्डाक जो थे इन्होंने नातेदारी पर सबसे ज़्यादा काम किया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। किसने कहा कि समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र जुड़वा बहने हैं? ऑप्शन ए है वांस, ऑप्शन बी है क्रोबर, ऑप्शन सी है हॉवेल, ऑप्शन डी है गिडिंग्स। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, क्रोबर। क्रोबर ने कहा कि समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र जुड़वा बहने हैं और समाजशास्त्र तुलनात्मक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र है, यह ब्राउन ने कहा था। यह प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आर.के. मुखर्जी, ऑप्शन बी है पी.एच. प्रभु, ऑप्शन सी है एम.एन. श्रीनिवास और ऑप्शन डी है के.एम. कपाड़िया। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, पी.एच. प्रभु। पी.एच. प्रभु जो है वह हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक लिखे थे। हम इसमें और देख लेते हैं। अगला प्रश्न अब देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? ऑप्शन ए है जन्म एवं मृत्यु दर, ऑप्शन बी है देशांतर की दिशा, ऑप्शन सी है लिंगानुपात और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि जन्म एवं मृत्यु दर भी जनसंख्या का निर्धारण करता है। देशांतर की, जैसे भारत मान लीजिए छोड़ के बहुत लोग ब्रिटेन, अमेरिका, अन्य देशों में जाके बस रहे हैं। लिंगानुपात भी जनसंख्या का निर्धारण करता है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। यू फंक्शन और डिस फंक्शन की अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है पार्सन्स, ऑप्शन बी है मेलिनोव्स्की, ऑप्शन सी है C.W. मिल्स, ऑप्शन डी है मेरियन जे लेवी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, मेरियन जे लेवी। मेरियन जे लेवी ने यू फंक्शन और डिस फंक्शन की अवधारणा को मेरियन जे लेवी ने दिया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। यू फंक्शन का मतलब होता है समाज से एक संतुलन के रूप में कार्य करता है और डिस फंक्शन का मतलब होता है उसमें कुछ इनबैलेंसेस आ जाते हैं, उसमें कुछ विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसे डिसफंक्शन कहते हैं। आगे हम प्रश्न देखते हैं। द हरिजन इलीट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है सच्चिदानंद, ऑप्शन बी है आंध्र वित्तई, ऑप्शन सी है सी पार्वथामा और ऑप्शन डी है टी.एन. मदान। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सच्चिदानंद। द हरिजन इलीट नामक पुस्तक के लेखक सच्चिदानंद हैं। इन सब प्रश्नों में कुछ है नहीं, बस ऐसे ही पढ़ लिया जाए। जो प्रश्न व्याख्यायित प्रश्न आ रहे हैं उसको मैं बता ही रहा हूँ। उन सब प्रश्नों को कभी कभी मतलब ऐसे पीजीटी में ही पूछा जाता है, तो पीजीटी के लिए स्पेशल पढ़िए और जीआईसी के लिए। सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए है यस फ्रायड, ऑप्शन बी है कूले, ऑप्शन सी है ब्लूमर और ऑप्शन डी है मीड। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, मीड। सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा जी.एच. मीड ने प्रस्तुत की है। उन्होंने व्यक्ति के समाजीकरण में समाज की महती भूमिका को इंगित करते हुए लिखा है कि बालक को अपने बारे में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बोध होता है। इसी के द्वारा स्व की उत्पत्ति होती है। स्व का ज्ञान उसे दूसरे व्यक्तियों की भूमिकाओं को ग्रहण करने से ही होता है। मीड ने इन
दूसरे व्यक्तियों को सामान्यीकृत अन्य कहा है। सामान्यीकृत अन्य के साथ इन्होंने महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा भी दी थी। महत्वपूर्ण अन्य के जो अपने बहुत खास नाते रिश्तेदार होते हैं उनसे हम जो सीखते हैं उसे महत्वपूर्ण अन्य कहे थे मीड। मीड ने माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक एक पुस्तक इनके नाम से लिखी गई थी 1934 में। उस पुस्तक में ही इन्होंने समाजीकरण का सिद्धांत दिया एवं समाजीकरण के सिद्धांत में इन्होंने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया। मैं जब एक बच्चा जैविक रूप से पैदा होता है तो उसे वह मैं होता है। जैसे जैसे वह समाज के नियम कानून मूल्य विचारधारा लोगों से अंतर्क्रिया करता है वैसे वैसे वह मुझे या मी में परिवर्तित होता जाता है और जैसे वह मी में परिवर्तित हो जाता है वह समाजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर जाता है। यह मीड ने कहा था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है। ऑप्शन ए है शारीरिक सामीप्य, ऑप्शन बी है स्तरीकरण, ऑप्शन सी है समुदाय और ऑप्शन डी है संस्था। तो इसमें ऑप्शन ए सही है शारीरिक सामीप्य। सामाजिक समूह की मौलिक जो विशेषता है वह शारीरिक सामीप्य ही है, क्योंकि स्तरीकरण समाज का है, समुदाय जो है वह दिखता है और संस्था जो है वह नियमों कानूनों का गुच्छा है, विधि विधानों का एक गुच्छा है। हम इसको व्याख्या देख लेते हैं इसका। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता शारीरिक सामीप्य है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा किन्हीं सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतर्क्रिया के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं तो एक समूह का निर्माण होता है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इरावती कर्वे, ऑप्शन बी है के एम कपाड़िया, ऑप्शन सी है कोलिंडा और ऑप्शन डी है एस दुबे। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, इरावती कर्वे। इरावती कर्वे ने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। जो इरावती कर्वे हैं यह घुरिये की शिष्या प्रथम श्रेणी की शिष्या में आती हैं। इनका इरावदी बर्मा में इरावदी नदी के तट पर इनका जन्म हुआ था, इसलिए वहाँ इनका नाम इरावती रखा गया। यह पुणे की एक महाविद्यालय में अपन पठन पाठन का कार्य अध्यापन का कार्य शुरू किया एवं अपने जीवन पर्यंत आजीवन वहीं पर इन्होंने पठन पाठन का कार्य करते हुए अपना जीवन त्याग दिया था। इन्होंने द युगांता एंड ऑफ यूपोक नामक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में इन्होंने महाभारत के कुछ चरित्रों का उल्लेख किया। उसके आगे इन्होंने भारत को चार नातेदारी क्षेत्रों में बांटा। उत्तर दक्षिण पश्चिम को इन्होंने नहीं बांटा था, पूर्व बांटा था और पश्चिम को इन्होंने मध्य कहा था। इसके साथ ही इन्होंने तीन भाषाई क्षेत्रों पर भी भारत को बांटा और एवं अध्ययन किया। इन्होंने द्रविड़ भाषा क्षेत्र, इंडो इस तरह से इन्होंने 3 भाषा क्षेत्र में भी भारत को बांटा था। इनकी सबसे जो प्रसिद्ध चर्चित पुस्तक थी वह थी हिंदू सोसाइटी 1961 में इन्होंने लिखा था। इसमें भारतीय समाज के एक प्रमुख पक्ष जाति व्यवस्था का विश्लेषण इन्होंने किया था एवं इन्होंने संयुक्त परिवार पर भी अध्ययन किया एवं संयुक्त परिवार के पक्ष में ही इन्होंने अपना मत दिया था। और जो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक है वह 1953 में इनके द्वारा लिखी गई थी। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? ऑप्शन ए है मर्टन, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है ब्राउन और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। प्रश्न देखिए, इसके पहले इसी पेपर में प्रश्न आया था समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन था? तो वह थे कांट। और प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला पहला वैज्ञानिक था वह था दुर्खिम। आगे हम इसको देखते हैं। समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य फंक्शनलिस्टिक पर्सपेक्टिव को प्रारंभ करने वाले दुर्खिम थे। इस परिप्रेक्ष्य की आधारशिला दुर्खिम के समाज के बारे में इस सोच विचार से प्रारंभ होती है कि वह क्या चीज़ है जो सामाजिक व्यवस्था को बांधे रखती है और किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था को संगठन और कार्य संचालन संपूर्ण व्यवस्था के लिए भिन्न प्रकार के परिणाम उत्पन्न करती है। इस संदर्भ में उन्होंने अनेक पूर्ववर्ती एवं उनके समय में प्रचलित उपयोगितावादी इस तर्क का खंडन किया है कि
समाजों को व्यक्तियों द्वारा अपने विवेक सम्मत स्वहितों की पूर्ति किए जाने मात्र से बांधे रखा जा सकता है। यह इनका कहना था। जैसे मैं एक सरल भाषा में समझाऊँ, इन्होंने कहा कि समाज कैसे संचालित होता है, तो इन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी। सामाजिक तथ्य को इन्होंने समाज में सर्वप्रमुख माना एवं इन्होंने सामाजिक तथ्य जो था उसके 4 विशेषताएं बताए: बाध्यता, बाह्यता, सामान्यता और अमूर्तता। यह 4 इन्होंने कारण बताए थे, 4 विशेषताएं बताए थे। आत्महत्या का इन्होंने अध्ययन किया था। 1897 में द सुसाइड नामक पुस्तक लिखी एवं उस पुस्तक में 4 प्रकार की आत्महत्या का इन्होंने उल्लेख किया था। इसी के साथ इन्होंने सबसे पहली पुस्तक इस द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 और मोरल्स एजुकेशन एंड सोसाइटी, इस तरह की कुछ पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की थीं। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है। ऑप्शन ए है द्वि-आयामी, ऑप्शन बी है एकल आयामी, ऑप्शन सी है त्रि-आयामी और ऑप्शन डी है चतुर-आयामी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, त्रि-आयामी। सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम त्रि-आयामी है। उनके अनुसार सामाजिक स्तरीकरण का आधार समाज में शक्ति का असमान वितरण है, जिसके निम्न 3 आयाम हैं। यह वेबर ने बताया था। आर्थिक, जिसे वर्ग, क्लास हो गया, स्टेटस हो गया और पावर हो गया। पावर राजनीतिक दल में ही आता है, तो यह पावर को रखे थे, अथॉरिटी को नहीं रखे थे। यह सत्ता को कभी भी मान्यता नहीं दी सामाजिक स्तरीकरण में। इसी उपागम का प्रयोग करते हुए इसी त्रि-आयामी उपागम का सामाजिक स्तरीकरण में सोरोकिन ने भी प्रयोग किया था, ब्रिस्ट्रीट ने भी प्रयोग किया था और आगे भारत में जाति व्यवस्था का अध्ययन करते हुए आंद्रे वित्तेय ने भी 3 आधारों का भी प्रयोग किया था, जिसमें कास्ट, क्लास एंड पावर उनका था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन ए है पहला है प्रत्यक्षवादी साम्यवाद, दूसरा है संघर्ष सिद्धांत, तीसरा है स्वरूपात्मक सिद्धांत, चौथा है सामाजिक व्यवहारवाद और 5वां है समाजशास्त्रीय प्रकारवाद। ऑप्शन ए है मर्टन, ऑप्शन बी है पीएस कोहन, ऑप्शन सी है डॉन मार्टिनडेल और ऑप्शन डी है एचआर वैगनर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, डॉन मार्टिनडेल। जो डॉन मार्टिनडेल हैं, उन्होंने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को 5 श्रेणी में विभाजित किया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन थे? ऑप्शन ए है दुर्खिम, ऑप्शन बी है मार्क्स, ऑप्शन सी है काम्ट और ऑप्शन डी है वेबर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, काम्ट। समाजशास्त्र के संस्थापक पिता ऑगस्ट काम्ट हैं। एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की चर्चा सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक काम्ट ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में वर्ष 1830 से 42 में की थी। इसी में समाजशास्त्र शब्द का इन्होंने उल्लेख भी किया था 1838 में, जिसे एक विषय के रूप में मान्यता मिल गई थी। आगे हम प्रश्न देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है इस क्लास का। समाजशास्त्र की पद्धतिशास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? ऑप्शन ए अगस्त काम्ट, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है वेबर, ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, वेबर। जो वेबर हैं, उन्होंने समाजशास्त्र में पद्धतिशास्त्र के रूप में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को दिया था एवं कहा था कि जो आदर्श प्रारूप है वह एक ब्लूप्रिंट है। वेबर ने इस जो आदर्श प्रारूप है, इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग नौकरशाही और विश्व के 6 बड़े धर्मों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया था। इसलिए इन्होंने जो 6 बड़े धर्मों का अध्ययन किया, उसमें पुस्तक तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो इन्होंने पुस्तक लिखा था प्रोटेस्टेंट स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। 1905 में इन्होंने उस पुस्तक को लिखा था। नौकरशाही का अवधारणा दी थी। नौकरशाही शब्द जो था, इसको सबसे पहले डी गोर्ने ने दिया था। आगे चल के इन्होंने द रिलीजन ऑफ इंडिया, द रिलीजन ऑफ चाइना नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद द सिटी 1922 में पुस्तक लिखी। तो वेबर जो हैं वह वेस्टर्न अवधारणा के लिए भी जाने जाते हैं, जिसका मतलब होता है व्याख्यात्मक। यह एक जर्मन शब्द है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा और आप लोग देख रहे होंगे कि प्रश्न किस तरह से आ रहे हैं।
तो आप PYQ से भी कम से कम 50 से 60% तैयारी कर सकते हैं और आगे आप लोग कुछ बुक भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों से यह विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एवं मुझे सपोर्ट करें, और जो भी कमियां हों उसे कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। और मेरी कोशिश है कि PGT के पेपर से पहले जो भी आज तक समाजशास्त्र में PGT का UP में पेपर हुआ है उसको मैं सॉल्व करवा दूं, और आगे जो प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट मेरे पास नए हैं उसको भी मैं चाहता हूं कि यूट्यूब पर करवा दूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।